जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम जो इतिहास की जो ग्रांड थ्योरीज़ हैं, बड़ी जो सिद्धांत हैं, उनकी बात करने वाले हैं। क्योंकि उत्पत्ति है इतिहास की जो उत्पत्ति है वो एक दिन में नहीं हुई है। इतिहास जब उत्पन्न होता है तो अ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो होती है काल की, समय की, टाइम टाइम की। इस टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें रिफ़ॉर्म होती जाती है। जैसे मान लो आज आपने अपना डायरी लिखा। अब डायरी में मान लो कि कुछ जैसे मान लो आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी पे डायरी में आपने कुछ लिखा कि भई मैंने आज ये काम किया, इस तरह से ये सब चीज़ें। उसके बाद में अ, फिर पता चला कि आपने पूरे 1 साल के 365 दिन तक लगातार डायरी लिखी और जब कोई इसमें रिलेवेंट घटनाएँ होगी, 4, 5 या 10 हो सकता है ऐसी कुछ, तब इसके आधार पे आप कुछ-कुछ निकालेंगे, भई ये मेरे जीवन की बड़ी घटनाओं में से एक है, जिनको हम चुनते हैं कि भई ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। और दूसरा मान लो कि इस डायरी को कोई और व्यक्ति पढ़े, तब ये फॉर एग्ज़ाम्पल पता चला कि आप गुप्ता पीरियड के आदमी हैं, गुप्त काल के व्यक्ति रहे हैं, है ना? तो 300 ईस्वी के आसपास का आपका टाइम पीरियड रहा है। तो ये डायरी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तब हम ये देखेंगे कि भई एक आदमी सुबह कितने बजे उठता था, उस समय में वो क्या-क्या काम करता था, उसकी सोशल कंडीशनिंग कैसी हुआ करती थी, उसकी अ, जो एजुकेशनल सिचुएशन क्या थी, उसके द्वारा उपयोग किए गए शब्द क्या थे। तो ये जो सेट ऑफ रूल है, जिसके आधार पे हम उन चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, व्हिच इज़ द थ्योरी, एक ट्रेडिशन बन गया, एक जो पूरा दायरा हो गया ऐसा, है ना? तो अब हम बात करेंगे स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की, तो हमने कुछ-कुछ बात की है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड थ्योरीज़ ऑफ हिस्ट्री की, यानी महासिद्धांत। इसका मतलब ये है कि इतिहास की ये वह व्यापक व्याख्या है, जो एक कालखंड या देश तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के विकास, उत्थान और पतन को समझने के लिए एक यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक सिद्धांत या नियम प्रस्तुत करती है। और अलग-अलग विचारकों ने इस अ, के माध्यम से समझने का प्रयास किया है कि किस तरह से सभ्यता आगे बढ़ रही है, किस तरह से वो विकास या पतन के रास्ते पे आगे चल रही है। तो आइए आरंभ करते हैं। इसमें हम 3 बड़े अ, चक जो है थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, सिद्धांतों को पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे साइक्लिक थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे लीनियर थ्योरी और फिर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। साइक्लिक थ्योरी ऐसा समझो जो अ, पुराने टाइमिंग का इतिहास है, लगभग एंशिएंट हिस्ट्री। और लीनियर थ्योरी मतलब जो एनलाइटनमेंट पीरियड के आसपास की इतिहास है, वो समझ लीजिए। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी से जुड़ा हुआ ज़्यादा लगता है। ठीक है? आइए अब इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इसी के विस्तार के संदर्भ में जो है हम बात करते हैं सबसे पहले साइक्लिक थ्योरी की, यानी चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने एक चक्र बना दिया। अब चक्र बना दिया, मैंने कहा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? अब मैं कहूँ 4 के बाद क्या आएगा? अगर साइक्लिक थ्योरी है तो आप कहेंगे 4 के बाद 1 आएगा। जो इस आधार पे अगर हमने इस डाटा को लिया है, मैं कहूँ 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद स्वाभाविक रूप से 4 ही आएगा, है ना? तो मैं कहूँ कि
4 के बाद एक ही क्यों आता है, तो आपका उत्तर रहेगा क्योंकि ये चक्रीय सिद्धांत है। ये क्या है? साइक्लिक थ्योरी है। इसका मतलब है एक सभ्यता कुछ शुरुआत करती है, विकास करती है और उन्नति को प्राप्त होती है, फिर पतन को प्राप्त होती है, उसके बाद नई सभ्यता आती है। ठीक है? अब देखो, समझो इसको। सिद्धांत के अनुसार इतिहास खुद को दोहराता है, रिपीट करता है। सभ्यताएं प्रकृति के नियमों की तरह एक निश्चित चक्र से गुजरती है। वे जन्म लेती है, युवा होती है, मैच्योर होती, परिपक्व होती है, बूढ़ी होती है और अंततः नष्ट हो जाती है। उसके बाद एक नया चक्र शुरू हो जाता है। जैसे सभ्यता यदि 1 से आरंभ हुई तो 2 पे थोड़ी मैच्योर, 2 पे थोड़ी युवा होगी, 3 पे मैच्योर हो जाएगी, 4 पे बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः 1 से पुनः जन्म लेगी। ऐसा समझो। ठीक है? इसमें कोई स्थायी प्रगति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अमीर है, ज़रूरी नहीं है वह हमेशा अमीर रहे। अब इतिहास समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं ये एग्ज़ाम्पल देना हो, बल्कि एक शाश्वत आवर्तन है, रिकरेंस है, इटर्नल रिकरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर थ्योरी, इसको कहते हैं रैखिक सिद्धांत। रैखिक सिद्धांत को समझ लीजिए। रैखिक सिद्धांत का मतलब है ये एक रेखा है, ये देखो चल रही है, आगे चल रही है ना? ये रेखा आगे चलती जा रही है। तो ये वापस मुड़ रही है? नहीं, ये आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बोल दिया ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। अब मैं कहूँ ए से लगा करके जी तक की यात्रा इसने की है, एक सभ्यता ने। तो जी के बाद क्या आएगा? तो क्या आप कह सकते हैं ए आएगा? नहीं, ए नहीं, जी के बाद एच आएगा स्वाभाविक तौर से। क्यों? क्योंकि ये लीनियर थ्योरी है, क्योंकि ये रैखिक सिद्धांत है। इतिहास एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। इसकी एक निश्चित शुरुआत, बिगिनिंग होती है और अलग-अलग चरणों से गुजरते हुए प्रगति करती है और अंततः अंतिम लक्ष्य, गंतव्य यानी अल्टीमेट डेस्टिनेशन या टेलियोलॉजी को की ओर बढ़ता है। और ये जो थ्योरी मिलती है, ये एक्चुअली क्रिश्चियन जो थॉट है उससे मैच करती है। यूरोपीय प्रबोधन काल, इनलाइटनमेंट के जो विचारक हैं वो इस सिद्धांत के समर्थक हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ। भारत के इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो पौराणिक ट्रेडिशन है, पौराणिक इतिहास ट्रेडिशन है, वो कौन से थ्योरी को मानता है? साइक्लिक थ्योरी, लीनियर थ्योरी या हिस्टोरिकल मेटरलिज्म? तो उत्तर है साइक्लिक थ्योरी। क्यों? तो पौराणिक ट्रेडिशन क्या कहता है? पहले क्या हुआ? पहले आया सतयुग, सतयुग आया। फिर क्या आया? उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग के बाद में क्या आया? त्रेता युग के बाद में आया द्वापर का युग, द्वापर युग। द्वापर युग के बाद में क्या आया? कलयुग आया। कलयुग के बाद में क्या आया? कलयुग के बाद में दोबारा सतयुग आ गया, फिर वापस सतयुग आ गया। तो अब ये कौन सी थ्योरी है? ये साइक्लिक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि वापस रिपीट हो गया, मैंने ऐसे लिखा नहीं, जबकि मुझे टेक्निकली ये लिखना चाहिए जैसे इस तरह से ही लिखना चाहिए। जैसे ये हो गया सतयुग, ये हो गया त्रेता युग और ये हो गया द्वापर युग, ये हो गया कलयुग और पुनः पुनः सतयुग। ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इतिहास सा पुराना ट्रेडिशन वाली कॉन्सेप्ट में, तो सतयुग के बाद में जो त्रेता युग आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि बुरा है? ज़्यादा कम अच्छा है, क्योंकि सतयुग ज़्यादा अच्छा माना गया है, त्रेता युग उससे कम अच्छा माना गया है, द्वापर को तो त्रेता से भी कम अच्छा माना गया है और कलयुग को तो द्वापर से काफ़ी कम माना गया है। ये सबसे निम्न एज बताई गई है।
और हमेशा ये इतिहास है पुराना ट्रेडिशन में, इसको हम साइक्लिक थ्योरी में मानेंगे। ओके, चलिए थोड़ा टाइम बर्बाद भी ज़रूरी है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब ये क्या है? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो इतिहास की व्याख्या आध्यात्मिक या वैचारिक आधार पर नहीं बल्कि भौतिक और आर्थिक आधार पर करता है। इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर से रिलेटेड है। इसके अनुसार मानव समाज का विकास उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल के माध्यम से एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, तो अब वो क्या बोलेगा? आदिम साम्यवाद, आदिम साम्यवाद, साम्यवाद। मानव, सबसे पहले मानव की अवस्था क्या है? आदिम साम्यवाद, कि जब सभी लोग बराबर हिस्सा रखते थे समाज के साधनों पे, सभी का नियंत्रण था, सभी बराबर भूमिका रखते थे, जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है खास तौर से। तो वो क्या हो गया? वो आदिम साम्यवाद हो गया। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद आया सामंतवाद। सामंतवाद, अब उसमें क्या हो गया? मैनर सिस्टम हो गया, एक लॉर्ड हो गया, वेसल्स हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उत्पादन का जो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह का हो जाता है कि एक स्वामी होगा और एक नौकर होगा, सेवक होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके आ गया जो है एलीट लोगों में, और ये आम जो लोग हैं, है ना, आम लोग कहते हैं, ये उसमें आ गया। तो इसका हमेशा, अब ये क्या हो गया? ये हो गया शासक और ये हो गया शोषक। ये एक शासक वर्ग है और एक शोषक वर्ग है। अब सामंतवाद से अगली व्यवस्था क्या है? वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद से आगे की व्यवस्था क्या है? वो है साम्यवाद, कंप्लीट कम्युनिज्म, है ना। साम्यवाद के बाद में वापस मार्क्स कहता है कि नहीं, फिर से सभ्यता आदिम साम्यवाद की तरफ जाती है, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, फिर साम्यवाद। तो इस तरह से ये चक्र चलता है। तो इसका मेन समझ जो है वो ये समझो कि हिस्ट्री में जो भी चेंजेस होते हैं उसका आधार क्या बताया है मार्क्स ने? उसने बताया कि भाई पैसा, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कि भौतिक और आर्थिक आधार पर मानव समाज जो है वो विकास को प्राप्त होता है या आगे गति प्राप्त करता है। अच्छा, अब कुछ थिंकर्स को हम पढ़ लेते हैं। जामतिस्ता विको को पढ़ लेते हैं। विको का जो थ्योरी है वो वो बिलीव करता है साइक्लिक थ्योरी में। चलिए, पायोनियर स्पायरलिंग साइकिल के वर्क उनका है द न्यू साइंस, उसकी किताब है 1725 में किताब लिखी है, थ्योरी ऑफ कोर्सो रिकोर्सो। कोर्सो का मतलब होता है एक तरह से ग्रोथ को प्राप्त होना। रिकर्सो का मतलब है उस ग्रोथ को वापस बुला लेना, ग्रोथ को मतलब बराबर हो जाना, है ना। तो ये इटली का फिलोसोफर था, एक तरह से हिस्टोरियन कह सकते हैं। तो विको ने कहा, क्या कहा? मध्यकालीन ईश्वरीय इतिहास दृष्टि को खारिज करते हुए, डिवाइन हिस्ट्री को खारिज करते हुए उसने क्या कहा? उन्होंने कहा इतिहास इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे इंसानी दिमाग से ही समझा जा सकता है। अगर आप डिवाइन थॉट रखेंगे तो इस इतिहास को समझा ही नहीं जा सकता है। अब उन्होंने 3 अलग-अलग युग बताए हैं कि इतिहास के 3 जो युग हैं उसमें हम उसके चक्र को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एज ऑफ गॉड्स, के देवताओं का युग, जहाँ पर मनुष्य और और भय को ईश्वर मानकर संचोलित होता था। मनुष्य प्रकृति और भय को मान करके, प्रकृति और भय को
ईश्वर मान करके संचालित होता था। जैसे तूफान आने वाला है, हमने बोला कि कोई पर्टिकुलर देवता नाराज हो गए इसलिए तूफान आ रहा है, और हमने भगवान की भक्ति शुरू कर दी, थोड़ी देर बाद में तूफान खत्म हो गया। तो देवताओं का युग है। उसके बाद है एज ऑफ हीरोज, नायकों का युग, जहाँ कुलीन और शक्तिशाली योद्धा वर्ग का शासन था। इसका मतलब है अगर बाहर तूफान आ रहा है तो योद्धा वर्ग का मैं मुकाबला करूंगा उस तूफान का, कौन सा ऐसा तूफान है जो मेरे राज्य को खराब कर सके। एज ऑफ मेन, कि जहाँ बुद्धि, विवेक, समानता, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास होता है, ये मनुष्य है। और वीको ने ये कहा है कि इतिहास का जो काम है, इतिहास बनाना भी इंसानों का काम है और इतिहास की समझ भी इंसानों का काम है। स्पाइरलिंग साइकिल से आप क्या समझते हैं? स्पाइरलिंग साइकिल का मतलब यह है कि मनुष्यों का युग जब अपनी चरम सीमा पर जाकर अराजकता और विलासिता में बदल जाता है तो समाज वापस रिकोर्सो यानी पतन की तरफ चला जाता है। लेकिन वीको का चक्र बिल्कुल उसी बिंदु पर वापस नहीं आता, बल्कि एक स्प्रिंग की तरह थोड़े ऊंचे स्तर पर नया चक्र शुरू कर देता है ना। वो वापस वहां पर नहीं आता है, वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद में फिर पुनः एक अलग वे में चीजें शुरू होती है। अब हम बात करते हैं इब्न खल्दुम की। इब्न खल्दुम द डायनेस्टिक साइकिल, उसकी जो सबसे बड़ी शानदार किताब मानी गई है वो है मुकद्दिमा। मुकद्दिमा उसकी किताब है। 1377 टाइम पीरियड में उसने ये किताब लिखी है। अब उसकी एक बहुत बड़ी जो सिद्धांत है वो है असाबिया, असाबिया थ्योरी ऑफ इब्न खल्दुन। अब ये थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ असाबिया सोशल कोहेशन वाली बात कर रहा है, इंक्लूजन की बात कर रहा है वो, है ना, समाज में शामिल करने की बात कर रहा है। तो खल्दुन ने उत्तर अफ्रीकी कबीलों और साम्राज्य का अध्ययन करके इतिहास का अनूठा चक्रीय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यों के उत्थान और पतन के पीछे अस्बिया, अस्बिया यानी सोशल कोहेशन, सोशल इंटेग्रिटी, सोशल जो एकजुटता है, एक समूह होने की जो भावना रहती है, उसके कारण से ही जो साम्राज्य हैं वो उत्थान को प्राप्त होते हैं। हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग चाहे राजस्थान के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे तमिलनाडु के हैं, चाहे कर्नाटक के हैं, चाहे दिल्ली से हैं, चाहे हम असम से हैं या गोवा से हैं, भारत के किसी भी यूटी या स्टेट से हैं, तो हमारी एक पहचान है। वो पहचान क्या है? भारतीय। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो अब ये इंडियन होना क्या है? ये सामाजिक एकता का प्रतीक है, सामाजिक एकता का प्रतीक। जिस दिन हम ये भारतीय होने का जो हमारी पहचान है इसको अगर खत्म कर देंगे तो समाज के लिए, भारतीयता की जो पूरी देश के लिए ये खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए हमारी सबसे पहली पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं। ये भारतीयता जो है हमारे पूरे समाज को, इंडियन सोसाइटी को जो है वो एक करती है। ये सामूहिक भावना है, ये समूह की भावना है। ओके, ठीक उसी तरह से अगर आप कहें अस्बिया, जो इब्न खल्दुम कह रहे हैं, वो इब्न खल्दुम अस्बिया इसी को कहते हैं कि अगर कोई एम्पायर, कोई साम्राज्य अगर इस सामाजिक एकजुटता से अलग हो जाए तो वो एम्पायर या साम्राज्य खत्म होने की कगार पर आ जाता है। आइए अब हम आगे बात करते हैं 120 ईयर लाइफ स्पान। तो खल्दुन बात करते हैं कि किसी भी राजवंश की एक एवरेज जो आयु है वो 120 साल की होती है, और उसमें टोटल कितनी 3 पीढ़ियां होती है। तो लगभग मान के चलिए 40 साल की एक पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी 40 की दूसरी पीढ़ी,
और 40 की तीसरी पीढ़ी। यानी ये हो गया 0 से 40 और 40 से 80 और 80 से 120, ठीक है? तो अब पहली पीढ़ी क्या करती है? पहली पीढ़ी कबीलाई जुझारू हैं, मजबूत असबिया वाली होती हैं, यानी जिसमें सामाजिक एकजुटता की भावना सबसे ज़्यादा होती है। ये मान के चलो जो लोग जीवन में बड़े संघर्ष करते हैं ना, उनको जीवन की गहराई पता होती है और जिन लोगों ने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, वो जीवन के रहस्य को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जो लोग बड़ा संघर्ष करते हैं, वो जब भी प्रोग्रेस करते हैं, वो बहुत अच्छी और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोग्रेस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी पीढ़ियाँ उसके बाद में आराम करती हैं, ठीक है? आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर इतनी बहुत अच्छे से अगर आप अध्ययन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आगे आने वाली आपकी कई पीढ़ियों के लिए ये व्यवस्था हो जाएगी कि फिर उनको उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, जितना आप हो रहे हैं। क्योंकि पहली पीढ़ी में इस रूप में समझ लीजिए, है ना? मैं थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए भी ये बोल रहा हूँ। तो पहली पीढ़ी कबीलाई, जुझारू और मजबूत असबिया वाली होती हैं, जो साम्राज्य स्थापित करती है, जो नई-नई चीज़ें शुरू करती है। दूसरी पीढ़ी उसका सुख भोगती है, जो पहली पीढ़ी ने किया उसका सुख भोगती है, यानी 40 से 80 साल वाला। तो अब वो सत्ता का सुख भोगती है, लग्ज़री की ओर बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा करना, पिज़्ज़ा खाना, ये सब चीज़ें हैं, है ना? सो ये कमज़ोर असबिया, यहाँ पर उनकी सामाजिक एकजुटता जो है वो कमज़ोर होना शुरू होती है, बहुत ज़्यादा निंदा करना, दूसरे में दोष निकालना, ये दूसरी पीढ़ी की बात है। अब तीसरी पीढ़ी में यानी 80 से लगा करके 120 साल के बीच में, तो ये तीसरी पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से आलसी, भ्रष्ट और कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए परिणामतः नए कबीले यानी उस कबीले के भीतर में ही नए कबीले बन जाते हैं, जिसकी असबिया मजबूत होती है। यानी जो लोग थोड़ी-सी भी मेहनत करने वाले होते हैं और बड़े संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनके ऊपर फिर राज करते हैं, क्योंकि इनका तो निश्चित पतन है। जो बहुत आलसी हो, जो भ्रष्ट हो और जो कमज़ोर भी हो, जिनका चरित्र बहुत कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्ति केवल भ्रष्ट नष्ट होने के लिए ही आए हैं। तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता है। अब बेहतर यह है कि मजबूत असबिया वाले, जिनमें सामाजिक एकजुटता की भावना बहुत अच्छी हो, ऐसे लोग मजबूत हो जाएँ और फिर ये जो कमज़ोर हैं, उनका पतन हो जाता है और नया चक्र शुरू हो जाता है फिर। अब उसी में नया चक्र जैसे मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी पीढ़ी इस तरह से चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑस्वाल्ड स्पेंगलर की, कल्चरल अ, पेसिम्स, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ऑस्वाल्ड स्पेंगलर ने अ, एक किताब लिखी थी 1918 में। ये जर्मनी के थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि जो सभ्यताएं होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह हैं, जीवित जीवों की तरह हैं। जैसे एक पौधा या एक मनुष्य जन्म लेता है, उस बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। उसी तरह से हर जो सभ्यताएं जो सिविलाइजेशंस हैं, वो भी जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं और चरम पर पहुंचती हैं, फिर बूढ़ी होती हैं और फिर डिक्लाइन हो जाती हैं। अब इसी में एक एस्पेक्ट वो बताते हैं कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन की। तो उन्होंने कल्चर और सिविलाइजेशन में कुछ अंतर बताए हैं। तो बड़ी जो 8 अलग-अलग जो सभ्यताएँ कल्चर्स हैं, उनको उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया और उनके 2 अलग-अलग चरण बताए हैं। एक है कल्चर संस्कृति, ये सभ्यता का गतिशील, रचनात्मक और आध्यात्मिक चरण है। वसंत, ग्रीष्म ऋतु, उस तरह से। गतिशील इसलिए है क्योंकि ये चेंजिंग हो रहा है तुरंत। जैसे आपकी भाषा है, हाँ, आप अभी अभी की हम अभी की जो सिविलाइजेशन है, अभी हम जैसे भारतीय सभ्यता में रहते हैं, तो इसमें आप संस्कृति किसको कहेंगे, सभ्यता किसे कहेंगे? तो मैं कहूँगा कि सभ्यता के भीतर में जो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो समझ है, जो भाषा है और जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी
ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो संस्कृति में समझी जानी चाहिए, और जो टेंजिबल फॉर्म में है, जैसे मतलब कोई मकान बना दिया, अब मकान बिना दिमाग के तो बना नहीं होगा, लेकिन जो मकान का स्तर है, कितना सिविलाइज है, कितना गेट उसने चीज़ों को रखा है, कितना खर्चा लगाया है, ये सभ्यता में आएगा, है ना? इसका उपयोग कैसा होता है, संस्कृति का उपयोग सभ्यता में देखा जाता है। संस्कृति का अंतिम यांत्रिक, शहरीकृत और मृत चरण है शरद और शीत ऋतु जैसे। उन्होंने घोषणा की कि पश्चिमी दुनिया अपने अंतिम चरण में है, सिविलाइजेशन में पहुंच चुकी है और अब इसका पतन निश्चित है। ये बात उन्होंने 1918 में कही है। उसका मतलब है कि अब वही सिविलाइजेशन एक न्यू फॉर्म में बन सकती है। अब हम बात करते हैं अर्नोल्ड जे टॉयनबी की। अर्नोल्ड जे टॉयनबी चैलेंज एंड रिस्पांस थ्योरी इन्होंने दी थी। इनकी किताब है ए हिस्ट्री, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें 12 वॉल्यूम है और 1934 से 61 के बीच में उन्होंने ये किताब लिखी। चैलेंज एंड रिस्पांस थ्योरी, चुनौती और अनुक्रिया। तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं टॉयनबी। उन्होंने जो स्पेंगलर का जो थ्योरी है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, उसको खारिज किया, डिक्लाइन किया, और उन्होंने दुनिया की 21 प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन किया और ये कहा कि किसी भी सभ्यता का जीवित रहना या नष्ट होना इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने पर्यावरण या बाहरी दुश्मनों द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना कैसे करती है। उन्होंने एक बात कही है क्रिएटिव माइनॉरिटी की। उन्होंने कहा यदि समाज का नेतृत्व करने वाला क्रिएटिव माइनॉरिटी, प्रबुद्ध वर्ग, भौतिक या आध्यात्मिक चुनौतियों का सही रिस्पॉन्स ढूंढ लेता है तो सभ्यता आगे बढ़ती है। जब ये वर्ग रचनात्मक नहीं रहता है, नया नहीं रहता है, तो केवल शक्ति के बल पर शासन करने लगता है, डोमिनेंट माइनॉरिटी हो जाता है, तो सभ्यता ब्रेकडाउन और डिस इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है। यानी इसको बहुत ही क्रिएटिव वे में उसको जैसा प्रश्न मिला है वैसा ही उत्तर देना अनिवार्य है, तभी ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की। देखो, उनका एक किताब है दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एंजल्स के साथ में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, दास कैपिटल उनकी किताब है। टेलियोलॉजिकल प्रोग्रेशन उनका एक कॉन्सेप्ट है, जहां उपयुक्त विचारक इतिहास को चक्रीय मानते हैं, वहीं मार्क्स का सिद्धांत लीनियर और डायलेक्टिकल, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाली जहां तक बात है, उसको मानते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास आर्थिक अंतर्विरोधों के कारण से होता है। द प्रोसेस, समाज का शासक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक है और शोषित वर्ग मजदूर किसान के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष इतिहास को आगे धकेलता है। अब अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल यह है, मार्क्स का मानना है कि इतिहास का अंतिम गंतव्य कम्युनिज्म है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको शुरू में, जहां कोई वर्ग नहीं होगा, जहां कोई राज्य नहीं होगा और वर्ग संघर्ष हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, वर्गहीन और राज्यहीन समाज का निर्माण होगा। अब ये सिद्धांत तो उन्होंने दे दिया, सिद्धांत देना तो बड़ा आसान है। इनका क्रिटिसिज्म करते हैं, किस आधार पे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो, क्रिटिक ऑफ ग्रैंड थियरीज, महासिद्धांतों की आलोचना। आधुनिक और उत्तराधुनिक पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इन सभी थ्योरीज को क्रिटिक किया है। उन्होंने कहा, एक तो ओवर जनरलाइजेशन किया है इन लोगों ने, इतिहास इतना सरल नहीं है, उसे किसी एक फार्मूले जैसे 120 साल का नियम या चुनौती अनुक्रिया रिस्पांस चैलेंज एंड रिस्पांस थ्योरी इसमें बांधा जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धांत विशिष्ट क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मार्क्स ने बात कही कि भाई समाज में जो प्रमुख चेंजेस होते हैं उसका आधार क्या है? अर्थ। लेकिन मैं कहूं कि अयोध्या, अयोध्या का जो नाम है, अयोध्या का नाम आप क्यों जानते हैं?
भगवान श्री राम के जन्म स्थान के अलावा श्री राम जी का जो जन्म स्थान है, उसके कारण से अयोध्या और फेमस हुई। वहाँ पे मंदिर भी बना और इतनी सारी प्रोग्रेस भी हुई। चलो आप अयोध्या अगर एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते हैं, हम हम्पी को ले लेते हैं। हम्पी कर्नाटक में एक शहर बना है, पूरा पूरा सांस्कृतिक शहर बना है, मंदिरों का शहर है ये। अब चलो आप इसका एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते हैं, मैं कहूँ भगवान जगन्नाथ के द्वार चलते हैं और पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, पुरी जो है ओडिशा में है। अब उसके आसपास की जो जो डेवलपमेंट हुई है वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के कारण से हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम मंदिर को यहाँ से हटा देते हैं तो ये सब डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगा। वहां पर कोई समुद्र देखने के लिए नहीं जा रहा है, वहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने लोग जाते हैं। समुद्र देखने तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, गोवा में भी जा सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से कि यहाँ पर सांस्कृतिक पक्ष तो देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है ना। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर्स हैं उनका कहना इसमें बहुत सही है। दूसरा है यूरोसेंट्रिक बाइसेस। यूरोसेंट्रिक बाइसेस को लेकर तो मुझे भी हमेशा प्रॉब्लम रही है। जैसे स्पेंगलर है, टॉयन भी है, और यहाँ तक मार्क्स ने भी जो स्टेजेस बताए हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के, वो यूरोपियन हिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित थे। और जब उसको जबरन हम एशिया और अफ्रीका के इतिहास पर अगर हम लागू करें तो ये एक अन्याय होगा, और एक ऐसा अन्याय होगा जो हमारी अज्ञानता का सूचक होगा। दूसरा है स्पेक्युलेटिव नेचर, कल्पनात्मक इसका जो प्रकृति होना। आधुनिक इतिहास लेखन साक्ष्यों, एम्पिरिकल एविडेंस पर आधारित है, जबकि ये ग्रैंड थ्योरीज इतिहास से ज्यादा फिलोसॉफी के करीब है, दर्शन के करीब है, जहां तथ्य को अपने सिद्धांत में फिट करने के लिए तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। जैसा कि कार्ल पूपर ने क्या किया अपनी एक किताब में द पॉवर्टी ऑफ हिस्ट्रिसिज्म में, कहा कि इतिहास में कोई पूर्व निर्धारित पैटर्न या नियम नहीं होता है। तो ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म। तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का डिस्कशन रहा है यह आपके लिए बहुत शानदार रहा, ये एग्जाम ओरिएंटेड रहा और आपके बहुत काम आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।